हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कोर्सेज पर। और नमस्कार सभी लोगों को जो भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। सर कल वाली क्लास नहीं आई, कल वाली क्लास आ गई भाई, क्यों नहीं आई? ऐसा हो ही नहीं सकता। कल इतने धमाकेदार अंदाज में हमारा जो है अधिगम चल रहा है। तो आप जाकर, अच्छा हाँ, वहाँ कंटेंट में नहीं अपलोड की गई होगी, लेकिन लाइव में आपको मिल जाएगी अगर आप लाइव में देखेंगे। शुभ संध्या सभी लोगों को, नमस्कार। आज थोड़ा सा हमको जो है 5-10 मिनट लेट भी हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। चलिए जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारा इस समय जो टॉपिक है, सर वोट देने नहीं जा रहे हैं? अरे वोट देने जाएंगे भाई, कल है वोट, कल जरूर जाएंगे। तो आप लोग भी कल जरूर वोट दें और अपने अपनी लोकसभा सीट से जो है ऐसे प्रत्याशी को वोट डालें जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे जो है भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। बाकी नमस्कार, जय श्री राम। अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग तो अभी इस धुन में हैं जिन्होंने कल का मैसेज देखा होगा कि अब क्लास जो है 7 बजे से चलेगी। सर कल क्लास होगी क्या? कल क्लास नहीं होगी भाई, कल हम भी वोट देने जा रहे हैं, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कल रिकॉर्डेड वीडियो डाल सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं इससे आगे का जो टॉपिक है दूसरा, वो मैं आप लोगों के लिए डाल के चले जाऊं, तो हो जाएगा। सर उत्तराखंड की क्लास ओनली सैटरडे और संडे को हो, ऐसा हो सकता है? ओके रंजना जी, ऐसा ही करेंगे, सैटरडे और संडे को ही आपकी उत्तराखंड की क्लास रखेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू किया जाए। नमस्कार सभी लोगों को जो जुड़ गए हैं। कल तक हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा था वो अधिगम यानी कि सीखना, वो चल रहा है। और हम लोगों ने कल तक काफी सारी चीजें सीख भी ली है, अगर आपने देखा होगा। तो हम लोगों ने आज, हम लोग इसमें जो सिद्धांत है, जो वास्तव में आपका जो टॉपिक वहां पर दिया गया, एक तो अधिगम अवधारणा थी, उस पर हम लोग लगभग लगभग चर्चा कर चुके हैं और क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। आज सर व्यक्ति बुद्धि एडवांस की पीडीएफ प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, निकल जाएगा वो, शायद मैंने वहां पर वो नहीं किया है, शायद वो मुझसे गड़बड़ हो गया, मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं किया है। तो यहाँ पर आज हम लोग सिद्धांत करने वाले हैं। और सिद्धांतों में सबसे पहले, मैंने कल आपको, यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, कि हल्का से एक समरी आपके दिमाग पर बना रहा हूं कि जो सिद्धांत है, हम लोगों ने देखे कि दो प्रकार के सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में दिए गए हैं। एक तो व्यवहारवादी सिद्धांत था और दूसरा हमारे पास संज्ञानवादी सिद्धांत था। व्यवहारवादी सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो व्यवहारवादी सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था, इसमें हमारे पास ये शख्स आते जैसे ईपी पॉलवल हो गया, पॉवलव हो गया, इसके अलावा बी एफ स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया और हल हो गया। और संज्ञानवादी की बात करें तो ये हमारे पास ये वाले निकलते हैं। और मैंने कल ही आपको समझा दिया था कि इन लोगों में अंतर क्या है। भाई देखो, सीधा सीधा मैंने आपको कहा था कि दोनों ने जो है किसको प्राप्त करने, यानी कि अधिगम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो सीखना है, सीखना कैसे प्राप्त किया जा सकता है या अधिगम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन्होंने अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से दोनों ने वो तरीका बताया था। और हम लोगों ने काफी सारी चीजें इसमें देख ली थी। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि इन लोगों के अपने अपने कुछ महत्व है। अगर हम लोग बात करें व्यवहारवादियों की, तो व्यवहारवादियों में जैसे पुनर्बल अनुक्रिया हो गई, इसके अलावा उद्दीपक हो गया, इसके साथ साथ इनमें अभिप्रेरणा बड़ा इंपॉर्टेंट था। अर्थात इन्होंने महत्व दिया है इन चीजों पर। और इन्हीं के माध्यम से मैं कल आपको समझा भी रहा था कि किस तरह से ये प्राप्त, किस तरह से इनके माध्यम से जो है अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम इन संज्ञानवादियों की बात करें तो संज्ञानवादियों ने भी कहा था कि भाई संवेदना होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए और समस्या होनी चाहिए। तब जाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, किसे? अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा था कि ये अधिगम को यंत्रवत मानते हैं, जबकि ये अधिगम को यंत्रवत नहीं मानते हैं। पशु व मानव दोनों में जो है व्यवहारवादी मानते हैं कि अधिगम यानी कि जो सीखने का प्रोसेस है वो दोनों में, अधिगम दोनों में हो सकता है। किसके अनुसार? यानी कि व्यवहारवादियों के अनुसार, जबकि ये केवल मानव में मानते हैं। ये मैंने कल आपको समझाया था। एक पृष्ठभूमि बना रहा हूं ताकि आज का जो बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला, हालांकि कठिन सा भी है, लेकिन अगर आप ये पृष्ठभूमि समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी इन पर फोकस कर रहे हैं, इनके माध्यम से जो है क्या अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, और संज्ञानवादी इनके माध्यम से क्या अधिगम प्राप्त करना चाहते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है, ये कौन मानते हैं? तो ऐसा मानते हैं हमारे पास व्यवहारवादी। और अभी देखेंगे हमारे पास जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि ये इसके अंतर्गत शामिल है। तो अधिगम धीरे धीरे होता है, ऐसा हमारे पास ये लोग कहते हैं व्यवहारवादी। जबकि मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, ये कहते हैं कि अधिगम अचानक से होता है। तो मैं अभी समझेंगे। इसके अलावा अधिगम क्या है? अनुबंधन बनने का परिणाम है। मतलब इन्होंने कहा है, हमने कल देखा था कि भाई इन्होंने दो चीजें रखी थी, एक तो इन्होंने क्या अनुक्रिया रखी है और दूसरा उद्दीपक रखा है। अनुक्रिया क्या है? यानी कि जिसके माध्यम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यानी प्राणी
जिस क्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया एक माध्यम है। यानी जैसे आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी जो अनुक्रिया है वो पढ़ाई है, और आपका जो टीचर बनना वो क्या है? उद्दीपक है। तो इसके माध्यम से आप उद्दीपक प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इन्होंने जब ये दोनों का आपस में सहचर्य, यानी कि जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या होगा? इसी से होगा अनुबंधन। अर्थात ये जोड़ देते हैं व्यवहारवादी अनुबंधन पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी, ये कहते हैं कि अधिगम समस्या का समाधान है। और कैसे? तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम व्यवहारवादियों की बात करें तो व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम क्या है भाई? ये कहते हैं कि ये क्या है? अनुक्रिया है। अनुक्रिया क्या है? यहाँ पर आर है। अर्थात ये क्या अनुक्रिया है? लक्ष्य प्राप्ति हेतु की गई जो क्रिया होती है उसी को हम लोग एक तरह से अनुक्रिया कहते हैं। भाई अगर आपने नॉर्मली पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यदि आप जो है क्रिया और क्रिया करते हैं, क्रिया के प्रति यदि क्रिया होती है तो ऐसे में हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। तो इसमें तो होता है प्रतिक्रिया। भाई क्रियाएं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे जन्मजात जो क्रिया होती है, आपने देखा होगा जो हमारे पास जन्मजात क्रियाएं रहती है, तो जन्मजात क्रियाएं हमारे पास क्या कहलाती है? सहज क्रियाएं कहलाती है। ये सहज क्रियाएं होती है। और एक आती है हमारे पास कौन सी? अनुक्रिया। अगर हम अनुक्रिया की बात करें, ये वाली अनुक्रिया की, अनुक्रिया क्या होती है? तो तीन हमारे पास क्रिया है भाई। एक प्रतिक्रिया जो क्रिया के बदले क्रिया हो रही है, जो मैंने आपको उदाहरण बताया था। भाई जैसे आप एक कमरे में, आपने अचानक से कमरा बंद है, लाइट खोली तो हमारी आंखें खुली, देखा एकदम से प्रतिक्रिया हुई। दूसरा हमारे पास है जन्मजात, जिनको हम बोलते हैं सहज क्रिया। सहज क्रिया हमारे पास भाववादी, जैसे रोना हंसना, ये हमारे पास जन्मजात आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुक्रिया, तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको आपने समझना है। जो अधिगम में आपने देखा होगा एक शब्द है अनुक्रिया। तो अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया ये वो क्रिया है जिसके माध्यम से आप लक्ष्य प्राप्ति करते हैं, उसी को अनुक्रिया कहते हैं। और दूसरा शब्द हमारे पास एक इन्होंने दिया था उद्दीपक। भाई मैंने कहा था ना इनके महत्वपूर्ण कारणों में, किसके? व्यवहारवादियों में, कि अनुक्रिया उद्दीपक। तो इसी के माध्यम से इन्होंने कहा कि अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम उद्दीपक की प्राप्त करें तो अनुक्रिया से प्राप्त उद्देश्य जो है वो क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। अर्थात जैसे ही इस क्रिया के माध्यम से क्या होगा? ये उद्दीपक यानी कि लक्ष्य प्राप्त होगा, तुरंत क्या बन जाएगा? संबंध हो जाएगा। और संबंध होगा तो अनुबंधन होगा, अर्थात बॉन्ड। तो यही अनुबंधन, मैंने कहा था ना कि व्यवहारवादी क्या चाहते हैं? अनुबंधन चाहते हैं। कि व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम कब होगा? जब अनुबंधन होगा। तो यहां तक मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे अनुबंधन होगा तो क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा, यानी कि आप सीख जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि आगे यही आपका काम आने वाला है। अब देखो इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएं तो ये तो अब समझ गए होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि व्यवहारवादियों के आधार पर आप समझ गए होंगे कैसे। यदि आपसे इस टाइप के शब्द आए कि व्यवहारवादी अधिगम कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बताना है कि भाई ये जो है अनुक्रिया और उद्दीपक के माध्यम से जो है, जो इनके उससे अनुबंधन होता है दोनों के, उससे उसी को ये लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसा होगा? मैंने बताया था ना कि धीरे धीरे होता है। तो भाई ये प्रोसेस के लिए बड़ा टाइम लगता है। समझ रहे आप? जैसे आपको नौकरी चाहिए, भाई आप लोगों को जो है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए? लक्ष्य आपका नौकरी है। तो आप, ऐसा तो होगा नहीं कि आज आपने जो है एकदम से किताब खोली ठक देके और आपने सीधी कल जो है ज्वाइनिंग ले ली, नौकरी मिल गई। नहीं होगा। इसके लिए आपको बारंबार प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर। हो सकता है आप एक बार एलटी नहीं बने, दूसरी बार नहीं बने, तीसरी बार नहीं बने, लेकिन आपका जैसे ही ये कॉम जो बन जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा, आप एलटी बन गए, ये आपका हो गया अनुबंधन, यानी कि आपका क्या हो गया? अधिगम। तब आपका माना गया है अधिगम। ऐसा कौन कहते हैं? ये कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अभी तो उत्तराखंड की क्लास थी। अरे भाई उत्तराखंड की कहां थी? कल आप लोग इतना हुल्ला कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अब हम लोग अगर बात करें संज्ञानवादियों की, तो संज्ञानवादियों में मैंने थोड़ा सा कहा था, क्योंकि ये कहते हैं कि तुरंत एकदम से क्या होता है, यानी इनके अनुसार अधिगम एकदम होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जो समस्या है, समस्या का समाधान ही इनका अंत क्या है? अधिगम है। देखिए ये कहते हैं कि भाई अधिगम क्या है, तो मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि हमारा जो शरीर है, ये इसको शरीर से जोड़कर जो है इसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर इन 5 इंद्रियों से मिलकर बना हुआ है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो हमको एकदम से संदेश देती है। अर्थात फिर ये कहते हैं कि अधिगम अब देखो कैसे प्राप्त होगा। ये कहते हैं कि भाई मान लीजिए सबसे पहले अधिगम के लिए कौन सा रास्ते में आएगा, तो सबसे पहले ये कहते हैं संवेदना होगी। संवेदना कैसे आएगी? मैंने कहा था ना, ये शब्द दिखाए मैंने, इनके अनुसार है संज्ञान, प्रतिक्षण, संवेदना, झूठ। अब ये कहते हैं कि अगर आप अधिगम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगी? संवेदना होगी। अब संवेदना शब्द क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लेटे हुए, कोई आपके ऊपर एकदम से वस्तु यहाँ पर गिर गई। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर यहाँ पर पत्थर गिर गया है। अब जब आपके ऊपर यहाँ पर पत्थर गिरता है
या कुछ अन्य चीज बिगड़ जाती है, तो एकदम से आपके पास क्या होगी, संवेदना होगी। अर्थात ये आपके क्या, कौन से वाले को, इंद्रिय को, त्वचा को स्पर्श कर रहा है, त्वचा को स्पर्श करेगा, संवेदना होगी, संवेदना इसे तुरंत कहां भेज देगी, एक्शन के साथ प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद आपका होगा प्रत्यक्षीकरण, और प्रत्यक्षीकरण आपके मस्तिष्क में तीन चीजें भेजेगा। क्या क्या? सबसे पहले भेजेगा नाम, यानी नाम किसका, आप सोए थे तो आपके ऊपर जो गिरा है, तो वो बोलेगा कि क्या गिरा होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं मेरे ऊपर एक क्या गिर गया, पत्थर गिर गया। अब पत्थर गिरने के बाद फिर आप करेंगे इसकी पहचान की पत्थर से आपका क्या हो सकता है, फिर आप करेंगे इसकी व्याख्या कि भाई पत्थर अगर मेरे सर पर लग गया, यहाँ लग गया तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ी नुकसान, मतलब आप इसका पूरा व्याख्या कर देते हैं। तो इस तरह से रफ्तार के साथ ये होता है, और जैसे प्रत्यक्षीकरण का आपका पूरा व्याख्या इसके आप कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको होता है संज्ञान। इन्होंने संज्ञान पर जोर दिया है, अर्थात संज्ञान का मतलब है ज्ञान, यानी अब आपको क्या हो चुका है, ज्ञान हो चुका है कि पत्थर से आपको क्या होने वाला है। जैसे ही आपको ज्ञान होगा तो उसके पश्चात आपके क्या होगी, सूझ उत्पन्न होगी, और जब सूझ उत्पन्न होगी तो आप इस समस्या, क्योंकि ये समस्या उत्पन्न होगी आपके पास, तो आप इस समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। अर्थात इसी के इनके अनुसार क्या है कि ये ही अधिगम है। ये कहते हैं कि जब आपके पास लास्ट में इस प्रोसेस के माध्यम से क्या होगा, उस समस्या को समाधान करने का वो निकलेगा निर्णय, तो वही क्या है आपका एक तरह से अधिगम है। तो इनका बड़ा फास्ट प्रोसेस है भाई, यानी कि संज्ञानवादी बड़ा तेज चलते हैं। क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, कुछ आप लोगों की तो इतनी बहस चल रही रहती है कितना, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग बेचारे जिन्होंने पढ़ा नहीं उनको बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, ओनली सिलेबस वाले तो चलेंगे, क्यों, डिटेल से क्या करना है, वहां शोध करना है क्या आप लोगों को भाई, जो ये सिलेबस है अगर इतना भी पढ़ लें तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वहां पर चले गए पूरे शोध कर रहे हैं तो आप लोग भटके पड़े रहोगे, इसलिए काम उतना कीजिए जितना मैं आपका करवा रहा हूँ। हाँ, सभी लोग बॉबी भैया को वोट देना। देखिए यहाँ पर भाई वार्तालाप भी चल रही है। अरे भाई अधिगम के अंदर बहुत से छोटे छोटे टॉपिक है, उतने टॉपिक आपको नहीं करने हैं। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं मैं इतने आपको खुद गारंटी दे सकता हूं, आपका काम यहीं से। भाई उसने इतना बड़ा सिलेबस ऐसे थोड़ी दिया है, वो पागल थोड़ी है कि आपको 130-40 टॉपिक वहां पर देगा। सर जी आप गुस्सा गुस्सा लग रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, गुस्सा कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप वार्तालाप कर रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और आपको बताया कि अधिगम से क्वेश्चन भी पक्का बनता है, और जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इस थ्योरी को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं आपके वही करा रहा हूं जो आपके टू द जो बिल्कुल एकदम सिलेबस पर आपके हैं, उन सारे पॉइंट को मैं करवाऊंगा, और वहीं जाएंगे सर प्लीज डोंट टेक। हाँ ठीक है, मैं यार। तो चलिए भाई, अब इसके बाद फिलहाल थोड़ी देर शांति बनाए रखें, और अभी जब मैं पूछूंगा, अब एक तो मेरा, अगर आप सामने होते ना मेरे सामने ऑफलाइन में, तो मैं इतना पूछता आप लोगों को बढ़िया तरीके से, लेकिन अब आपको पूछ भी नहीं सकता कि इससे संबंधित, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फिलहाल उम्मीद करता हूं जरा आप इतना समझ गए होंगे कि भाई व्यवहारवादी क्या चाह रहे हैं, कि कैसे अधिगम प्राप्त हो रहा है, और संज्ञानवादी कैसे अधिगम के लिए रास्ता बता रहे हैं। भाई अधिगम क्या, सीखना, कि कैसे आप सीखते हैं। तो ये दोनों के एक रास्ते हैं। अभी आगे जब हम चलेंगे तो अधिगम नहीं, अधिगम पठार आपका नहीं आएगा आगे। आप केवल इनके जितनी आपको चीजें दी गई हैं उतना पढ़िए। अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है, उतना टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो आप केवल 3 महीने में, अगर जिस हिसाब से आपका सिलेबस है अगर आप उनको पूरा पढ़ेंगे, मान लीजिए उसने ऐसे थोड़ी ना दिया, जो जो उसने पॉइंट दिए हैं वो वही चाहता है कि आप उतने पढ़ो। भाई वो 30 क्वेश्चन कितने अंदर से देगा, जो मोटा मोटा आपको दिया है वो केवल उन्हीं चीज से देगा। इसीलिए आप इतना पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूं, और शायद आप लोगों के लिए मैं भी एक सटीक तरीके से काम कर रहा हूं। मैं अपनी इसमें तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं टू द पॉइंट आपके जो सिलेबस है उसके आधार पर आपको लेके चल रहा हूं। वरना अगर आप इसको पढ़ने लग जाएंगे तो आपको जो है 4 टॉपिक करने में पूरे 3 महीने लग जाएंगे इसके, समझ रहे आप। तो इतना बढ़िया बढ़िया तरीके से बहुत बेहतर आपको जो है बिल्कुल जो जो सिलेबस में वो करवाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं अब आप ये थ्योरी समझ गए होंगे इतनी, और यही आपके लिए आगे आने वाली है। अगर आप इतना समझ गए हैं कि संज्ञानवादी के पास कौन कौन से शब्द है और व्यवहारवादियों के पास कौन कौन से शब्द है, तो आप इससे बेहतर कर पाएंगे। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले थॉर्नडाइक, भाई थॉर्नडाइक आदि बड़े इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है जैसे पॉवलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ये आपके लिए स्पेशल बाकायदा उसने ब्रैकेट में सिलेबस में रखे हो, तो यहीं से आपके पास जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें सबसे पहले थॉर्नडाइक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स रहता है, तो हल्का सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थॉर्नडाइक पर।
देखो नॉर्मली ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बार बार मैंने आपको बता दिया है कि जो थॉर्नडाइक है ये एक प्रकार का हमारा जो है कहाँ के थे, यानी कि यूएसए के थे और अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। और ये पहले ऐसे वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने जो है पशु पर जो है शोध किया था, इसीलिए इनको जो है प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में बनता है कि पहले पशु वैज्ञानिक किससे माना जाता है, तो सबसे पहला पशु वैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक को माना जाता है। तो पहला पशु मनोवैज्ञानिक हमारे थॉर्नडाइक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, यहां पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम अथवा सीखने के नियम सर्वप्रथम जो है थॉर्नडाइक ने दिए थे। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग सबसे पहले जो ये अधिगम के जो नियम है या फिर जो सीखने के नियम है, ये सबसे पहले अगर किसी ने दिए हैं तो ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा माने जाते हैं। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो ये दोनों की दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए थॉर्नडाइक को आपको स्पेशल अलग से भी पढ़ा रहा हूं कि भाई यहां से अंदरूनी क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। भाई पहली चीज हमने देखा, अगर थॉर्नडाइक से क्वेश्चन बनता तो याद रखना कि सर ने कहा था कि थॉर्नडाइक भाई अमेरिका के हैं। इसके अलावा ये पहले जो है पशु वैज्ञानिक थे। साथ ही साथ याद रखेंगे कि ये पहले पशु वैज्ञानिक, इन्होंने पहली बार जो है पशुओं पर, जैसे अभी हम आगे देखेंगे इनका जो शोध था किस चीज पर था, तो उस पर हम लोग प्रॉपर चर्चा करेंगे। तो पहले पशु वैज्ञानिक इनको माना जाता है, इसलिए प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक की संज्ञा इनको दी जाती है। शिक्षा पर पहली बार या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम या सीखने का जो नियम था वो भी पहली बार इनके द्वारा दिया गया, अर्थात इसीलिए इनको जो है क्या माना जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो ये दो तो आपको मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों पॉइंट आप याद रख लोगे कि पशु मनोवैज्ञानिक पहले इनको माना जाता है और इसके साथ साथ प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी इन्हीं को माना जाता है। अब इन्होंने सीखने के दो नियम दिए भाई, क्योंकि पहली बार जो है हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम अधिगम और सीखने के नियम दिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला शख्स है जिसने सीखने के नियम दिए या फिर अधिगम के नियम दिए। तो ये जो इसने सीखने के क्षेत्र में नियम दिए थे, इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट नियम आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इसने नियम दिए, कि कैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनके नियम के आधार पर आगे जा सकते हैं। तो इनके जो दो नियम आते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। पहला इनका आता है प्राथमिक, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्रधान, या आप इसको बोल सकते हैं मुख्य नियम। ये तीनों की तीनों नाम जो है थॉर्नडाइक की शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि सीखने के जो दिए गए नियम है वो ये दो में से पहला ये है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, यानी कि प्राथमिक जो नियम है या प्रधान नियम है या मुख्य नियम है जो शिक्षा के क्षेत्र में या सीखने के क्षेत्र में दिए गए हैं, ये किसके द्वारा दिए गए, तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी इन्होंने दी है गौण नियम। गौण नियम आपको ये वाले दिखेंगे, गौण या फिर इनको नाम दिया गया द्वितीयक। जैसे प्रथम तो ये वाला आता है पहला नियम इनका प्राथमिक, तो इसको जो है एक तरह से द्वितीयक नियम भी बोलते हैं या इनके गौण नियम के नाम से जाना जाता है। अब जो इनके ये वाला है प्राथमिक, तो इसमें हमारे पास तीन नियम इन्होंने दिए हैं। इसके अंदर कौन कौन से दिए हैं, तो सबसे पहले इन्होंने अभ्यास का नियम दिया है। ये वाला देखेंगे कि कैसे है भाई अभ्यास का नियम, मतलब कैसे आप सीखने के क्षेत्र में अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, अभ्यास का नियम। दूसरा इन्होंने दिया है प्रभाव का नियम और तीसरा इन्होंने दिया है तत्परता का नियम। अभी देखेंगे कि ये किस तरह से अधिगम को प्राप्त करने में सहायता देते हैं। फिर गौण नियमों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आता है बहुक्रिया का नियम, फिर आता है आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचार्यात्मक का नियम। ये हमारे पास थॉर्नडाइक के हैं और याद रखिएगा ये दो नियम इन्होंने दिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के लिए। इसीलिए जो है इन्हीं को जो है सर्वप्रथम क्या माना जाता है, यानी कि शिक्षा के पहले मनोवैज्ञानिक भी इनको माने जाते हैं। अर्थात अगर मैं अब इनको देखूं कि किस प्रकार से इनके प्राथमिक और किस तरह से इनके गौण नियम है, कैसे इसके माध्यम से इन्होंने अधिगम को प्राप्त करने का एक प्रोसेस बताया है, तो आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें उनके प्राथमिक वाले नियमों में सबसे पहला अभ्यास का नियम, कि भाई कैसे अभ्यास के नियम के माध्यम से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। भाई देखो है सब क्या है, आपको प्राप्त क्या अधिगम करना है, सीखना है, तो उसके इन्होंने एक प्रोसेस बताया, एक नियम दिए जो सबसे पहला आपका है अभ्यास का। और यहां पर याद रखिएगा अभ्यास का नियम किसका है, तो याद रखना थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक का नियम है अभ्यास का और ये आता है इसके प्राथमिक नियम के अंतर्गत। अब देखो इसमें इसने क्या कहा है, तो भाई हमारे पास मैंने आपको फिर से बता दिया कि सबसे पहले बहुत जरूरी है आपके पास क्या होने चाहिए, एक तो थॉर्नडाइक क्या है, मैंने आपको पहले बताया है कि ये व्यवहारवादी है और व्यवहारवादियों के पास क्या शब्द होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बल दिया है अनुक्रिया पर और इन्होंने बल दिया है उद्दीपक पर। ये तो याद होगा ना, भी इतना बार बार यही इस्तेमाल होते रहेंगे शब्द कि भाई मैंने एक लिस्ट बताई थी ना कि कौन कौन से व्यवहारवादी है, फिर मैंने आपको बताया था कौन से संज्ञानवादी है। तो ये व्यवहारवादी है तो जाहिर सी बात है ये इन दो शब्दों के साथ चलेगा।
तो ये क्या कहता है कि अभ्यास का नियम क्या है? देखो ये कहते हैं कि जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया मैंने आपको बार बार बताया है कि अनुक्रिया क्या है। देखो लक्ष्य आपका क्या है? उद्दीपक है, ये आपका हो गया लक्ष्य, ये वाला। और इस लक्ष्य को जो प्राप्त करने का प्रोसेस है वो अनुक्रिया है। अर्थात कोई भी प्राणी अगर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो एक क्रिया करेगा, और वो क्रिया होगी कौन सी? अनुक्रिया। और जब वो अनुक्रिया करेगा तो अनुक्रिया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर तो वो क्या हो गया? अभ्यास की पुनरावृत्ति करेगा। तो अभ्यास की, देखो ये क्या है? सीखने का अभ्यास है। देखो अभ्यास की पुनरावृत्ति में अगर वो बार बार, जैसे आप खुद ही समझे, आप अभी क्या बनना चाहते हैं? शिक्षक बनना। ये थॉर्नडाइक का बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ये आगे आपको सहायता देगा जब पढ़ाऊंगा। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि अभ्यास के नियम में इसने दो चीजें बताई, एक तो बताई अभ्यास की पुनरावृत्ति और दूसरा बताया अभ्यास की कमी। कि भाई अगर अधिगम को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आपकी हो रही है अभ्यास की पुनरावृत्ति, जैसे उदाहरण के लिए आप लगातार आजकल जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं टॉपिक, कौन सा? ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आप निरंतर इस सब्जेक्ट को बार बार क्या कर रहे होंगे? रिपीट कर, यानी कि बार बार इसको जो है रिवाइज कर रहे होंगे, बार बार इसको रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको किसी भी जो है टॉपिक में समस्या नहीं आ रही होगी। तो यदि आप बार बार इसको करते हैं, बार बार आप इसको करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो आपके द्वारा किया गया यानी कि अभ्यास की जो पुनरावृत्ति है, इस अभ्यास की पुनरावृत्ति के माध्यम से आपको जो है उद्दीपक यानी कि लक्ष्य प्राप्त होगा, वो टॉपिक आपको अच्छे से याद होगा, अर्थात आपके बीच क्या बन जाएगा? यानी कि मजबूत। यहां पर एक शब्द इसने, ये अभ्यास के नियम का मतलब यही है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? मजबूत। और क्या बनता है जो मैं आपको बोल रहा हूं? बॉन्डिंग यानी कि अनुबंधन। भाई ये नियम क्या है? ये अनुक्रिया उद्दीपक का नियम क्या है? और व्यवहारवादी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अनुबंधन हो। मैंने पहले बताया कि अधिगम मतलब उनका अनुबंधन है, तो ये व्यवहारवादी है। तो ये कहता है कि अगर इनके बीच बार बार क्या हो रही है? अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा? मजबूत अनुबंधन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मजबूत अनुबंधन होगा। ये किस में दे रहा है? ये अभ्यास के नियम में दे रहा है। कौन दे रहा? थॉर्नडाइक दे रहा है। और थॉर्नडाइक के दो नियमों से जो पहला प्राथमिक नियम है उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर ये क्या कहता है कि यदि आपके इस प्रोसेस में क्या हुई, यानी कि अभ्यास की कमी हुई, तो आपके अनुबंधन में क्या होगी? कमी होगी। और अगर आपके अनुबंधन में होगी कमी, तो आपका अधिगम नहीं हो पाएगा। तो ये कहा किसने? यानी थॉर्नडाइक ने। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, बार बार किसी कार्य को दोहराना वो याद हो जाएगा। हाँ यही तो है भाई, ये इसका नियम तो है। देखो सीखना अधिगम पर चर्चा हो रही है, अधिगम है क्या? आप तो आप समझ गए होंगे, आपके जो है अंदर ये अधिगम छप चुका होगा। तो अधिगम थॉर्नडाइक के अनुसार जो ये कह रहा है, जो इसने दिया है अभ्यास का सिद्धांत, अर्थात आप अभ्यास के सिद्धांत में क्या कहेंगे कि यदि आप बार बार, मतलब अगर आप जो है अभ्यास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो आपका अनुबंधन मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो आपका क्या होगा? अधिगम भी होगा। यदि आप यानी कि अनुक्रिया के माध्यम से आप उद्दीपक प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके अभ्यास में कमी है, तो आप जो है क्या नहीं हो पाएगा? यानी कि आपके अनुबंधन में कमी होगी, तो आप अधिगम नहीं प्राप्त करना पाएंगे। तो करत करत अभ्यास करत, देखो यहां पर जो है कुबेर बिष्टी ने बता भी दिया है कि भाई करत करत अभ्यास। तो ये तो भाई रूल है। देखो आप लोग बैठे हैं, आप लोग निरंतर, मैंने देखो आप लोग कुछ दिनों पर सोचते थे कैसे होंगे टॉपिक, लेकिन धीरे धीरे हम क्या है, हम लोग चल रहे हैं ना, एक तरह से हम भी व्यवहारवादियों की तरफ चल रहे हैं। जैसा व्यवहारवादी कहते हैं ना कि भाई धीरे 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 हम लोग चल रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आप उस समय बहुत बेहतर एक अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन वही लोग अच्छी स्थिति में होंगे यानी कि जिन लोगों का एकदम धमाकेदार अंदाज में रिवीजन चल रहा होगा। बहुत सारे लोग क्या है कि रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप लोगों को जो है रिवीजन करना बहुत जरूरी है भाई। तो अब मैं उम्मीद करता हूं जरा एक बार फिर से अपना दिमाग केंद्रित कीजिए, और आप बताइए कि अब आप बता सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार के सिद्धांत? तो आप कहेंगे कि दो दिए हैं। कौन सा दिया है? तो आप बोलेंगे प्राथमिक, आप बोलेंगे द्वितीय। प्राथमिक सिद्धांत में तीन दिए थे उसने अंदर, जिनमें से सबसे पहला कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि अभ्यास का नियम है जी। अभ्यास का नियम अगर आप सब बोले तो आप याद कर लेंगे भाई, दो ही शब्द तो याद करने बार बार, यही तो है एक अनुक्रिया। क्योंकि व्यवहारवादी इन्हीं के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? अनुबंधन, बॉन्डिंग करवाना चाहते हैं। बॉन्डिंग करवा दी, हर कहीं से जो है बॉन्डिंग करा दो, खत्म, क्या हो गया? अधिगम हो गया। ये ऐसा प्रोसेस चाहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये मामला आ जाता है। बिल्कुल हाँ, एसआर थ्योरी बहुत बढ़िया। यहाँ पर भावना जी ने कहा है कि आगे चलकर एसआर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये इस तरह से क्या होगा? ये इसका पहला अभ्यास का नियम हो जाएगा। यानी कि एस आर थ्योरी ये भी किसने दी है? थॉर्नडाइक। हालांकि सिंगल जब आपको पढ़ाऊंगा कि एस थ्योरी किसकी है, आर थ्योरी किसकी है, वो अलग जाती है। अगर आपसे एस आर थ्योरी पूछे तो एस आर थ्योरी आंख बंद करके टिक कर देना, थॉर्नडाइक की है। अगली अगर हम देखें तो अगला इसने दिया है अभ्यास का जो नियम है,
अभ्यास के नियम में यह दो भागों में इसने अभ्यास के नियम को विभाजित किया है, एक प्रयोग और दूसरा अनुप्रयोग। तो भाई आप जो है प्रयोग करेंगे तो भाई दो ही तो नियम थे, अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है अधिगम प्राप्त होगा, अगर आप अनुप्रयोग करेंगे नहीं करेंगे तो आपको अधिगम प्राप्त नहीं होगा। अब इसके बाद आता है प्रभाव का नियम। अगर हम प्रभाव के नियम की बात करें तो इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है। ये जो प्रभाव का नियम है इसका, एक तो आप इसको बोलते हैं परिणाम का नियम, और दूसरा आप इसको बोल सकते हैं संतोष और असंतोष का नियम। अब देखो अगर हम इसको समझे कि जो इसका प्रभाव का नियम है ये किस प्रकार से होगा, तो देखिए जिस तरह से आपने अभ्यास का नियम समझा, आप समझ गए कि भाई अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका अभ्यास क्या है, लगातार पुनरावृत्ति होगी तो अधिगम में मजबूती होगी। लेकिन यदि आपके अभ्यास में कमी होगी तो जाहिर सी बात है आपके अधिगम में क्या होगी, कमी होगी, यानी कि अधिगम नहीं बन पाएगा। भाई लक्ष्य मेन क्या है, देखो अनुक्रिया का आखिरी, इसलिए ये दो क्रियाओं में से तीसरी क्रिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि अनुक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से प्राणी सीधा अपने लक्ष्य को प्राप्ति चाहता है, वो अनुक्रिया होती है। समझ रहे आप? तो इस अनुक्रिया के माध्यम से आप लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर आपकी अभ्यास में कमी होगी तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भाई आखिर तो जाना क्या, अधिगम, तो अधिगम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ये दूसरा लाता है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम आपके पास कैसे लाएगा, देखो इसको इसने अलग तरीके से बताया है। भाई देखो रहेंगे तो हमारे पास दो, एक तो अनुक्रिया हो गई और दूसरा हमारे पास क्या होगा, उद्दीपक होगा। अब यदि आपके पास यहां पर देखिए, अगर आपके पास क्या है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए दंड या फिर आपके पास भय है, आप लोग डर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपके अंदर जो है असंतोष प्राप्त होगा। ये असंतोष इसने अभी पढ़ा था ना हमने कि असंतोष और संतोष का नियम है, तो असंतोष और संतोष का नियम प्रभाव के नियम को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं शिक्षक, लेकिन आप जो है जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है कहां पे पड़े हुए, डरे हुए, अरे सर मेरे को जो है परेशान कर दिया है, सर कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं खत्म हो रहा है। मतलब जब तक मैं सुबह उठता हूं मेरे पास 5 10 20 मैसेज पहुंचे रहते हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, कैसे होगा सर, क्या होगा सर, डरे पड़े हुए। भाई डरने से देखो, एलटी की जो जॉब है वो निकालनी आपको ही है, कोई ऊपर से शक्ति तो आएगी नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके लोग, वो केवल आपको सिर्फ सहायता कर सकते हैं, आपको जो है केवल जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं, वो आपको जॉब पकड़कर ऐसे करके नहीं ला सकते। करना केवल आपको है। जब आपको पता है कि करना मुझे ही है और पेपर भी जुलाई में है, तो फिर ये ऐसे करके क्यों घबराते हो। आप जितना हाइपर होंगे, है ना, अंतर्मुखी बाहिर्मुखी याद आ रहा ना, तो जो इसमें आपको रूल अपनाना पड़ता है अंतर्मुखी का, यानी कि शांत रहना पड़ता है एकदम। समझ रहे आप? और अगर आप शांत रहोगे, मैं सच बता रहा हूं, मैं देखो जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, इतने समय में देख रहा हूं लगभग 8 9 सालों से कि कौन सफल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, तो ये मैंने पहली चीज सीखी है कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ा तत्व आ गया, कौन सा, धैर्य का। धैर्य इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है। आपको पता है कि भाई आपको जॉब लेनी है, तो जब आपको इतना पता है कि मुझे ही लेनी है और आपको ही करना है, तो क्यों आप डिंडोरा पीटते हैं। केवल और केवल एक चीज रखो कि बस जो चीजें हैं मुझे वो करनी है, और उसको शांति से करते रहो। आपको पता ही नहीं चलेगा जितना आप हो हल्ला करने में समय बर्बाद करते हो। कम से कम आप कुछ लोग, आप लोगों में से बैठे होंगे, जब से आपको लोग जो है हमसे जुड़े होंगे, तब से आप केवल इसी डंडोरे में लगोगे, अरे भाई पेपर तो जुलाई में, कैसे होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप इतने दिन बर्बाद कर चुके हो, और आप लोगों को मैं इतने लोग ऐसे दिखा दूंगा जो आप लोगों में बैठे होंगे कि जो केवल और केवल बस जिस दिन से उसने कोर्स ले लिया वो बैठा हुआ है चुपचाप से, रोज अपना टारगेट बना रहा है, उसको पता है कि मुझे खत्म करना है, यहीं से मुझे आप आगे चलना है, वो आपको सिलेक्शन लेते हुए दिखाई देगा। यहां पर आपको क्या बनना है, अंतर्मुखी, एक बहुत ही धैर्य और एक बहुत ही शांत प्रवृत्ति के साथ चलना है। भाई आप खुद देख लीजिए, हम लोगों ने पहले टॉपिक से शुरुआत की है ना, आज हम लोग यहां भी पहुंच गए हैं। समझ रहे आप? आपकी 5वीं यूनिट भी चल रही है, तो चीजें तो हो रही है ना। कमियां होगी तो केवल आप में होगी। तो भाई इसलिए अपने आप को केवल देखो, जो ये प्रोसेस बता रहा है, यहां पर अगर आपके पास ये दो चीजें आ गई, यानी कि आप डर गए, आपके अंदर भय पैदा हो गया, तो आपके अंदर पैदा होगा असंतोष। और अगर आपके अंदर पैदा होगा असंतोष, देखो ना, ये पागल थोड़ी इतने बड़े बड़े चिंतक है जिनके हम लोग आज पढ़ रहे हैं। आज पूरा आप एक शिक्षक बनोगे, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप बच्चों में ऐसी क्वालिटी पहचानो, जानो। तो अगर आपका ये क्या हुआ, यानी कि अगर आपका हो गया मामला गड़बड़,
आपके अंदर हो गया असंतोष, आपके अंदर आया है भय, तो आपका होगा अनुबंधन कमजोर। अगर हो गया अनुबंधन कमजोर तो जो लक्ष्य है, उद्दीपक है आपका, उद्दीपक है आपकी नौकरी, वो कहां से होगी? वो तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी अनुबंधन बॉन्डिंग ही नहीं हो पा रही है। बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है यानी कि आपको एकदम खुश रहना, आपको प्रशंसा में रहना, है ना। देखो इसने तो इस आधार पर क्या था कि भाई हम लोग देखो पुरस्कार आदि, क्या है ये, पुरस्कार प्रशंसा। भाई जिस व्यक्ति की आप एनर्जी में, जो व्यक्ति बिल्कुल आजकल एनर्जी में होगा कि नहीं मुझे करना, रोज यही सोच रहा होगा कि नहीं बस पेपर निकालना, जितना सर पढ़ा रहे इसको रटना है, रोज इसको जो है निरंतर पुनरावृत्ति, ऐसे थोड़ी ना दिया इन्होंने, पुनरावृत्ति करते रहो, आपके अंदर क्या आएगा? संतोष आएगा। और जो बैठा हुआ संतोष व्यक्ति है, अब संतोष वो नहीं जिसका नाम हो गया खुश हो रहा, अरे सर मैं तो संतोष हूं, बस मेरा अनुबंधन बन गया, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर संतोष आ गया, संतोष तभी आएगा जब आप रोज हमारे साथ चल रहे होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैं बार बार ये चीजें नहीं आपको बोलता हूँ, आप खुद इतने जो है बहुत सारे, अधिकांश लोग आप मुझसे जो है अनुभवी लोग हैं, समझ गए आप, इसलिए मुझे ज्यादा जो है समझाने की आदत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा, बहुत सारे लोग दुनिया घूमे, दुनिया जाने हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज आपको बोलता हूं कि केवल और केवल जितना हम पढ़ाते हैं, अगर आप इतनी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और अपना चुपचाप से पढ़ रहे हैं, भाई जब आपको पता है कि हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे, आप लोगों को पता है कि हम लोग अगर निरंतर, अभी कितने 3 महीने बचे हो, निरंतर 3 महीने तक आप कितने स्ट्रांग होगे, शांतिपूर्वक चलते रहोगे, तो आपका बॉन्डिंग बहुत शानदार होगा और आपका क्या होगा? अधिगम होगा, यानी कि आप सीखेंगे और आप जो है उद्दीपक को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए चुपचाप रहिएगा, कल से ये मत बोलिएगा सर कब खत्म होगा, कैसे होगा, इतना सोचिएगा जितना मैं पढ़ाता हूं उतना आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी कमजोरी है। जो टेस्ट आपको मैं देता हूं, अगर उस टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो समझ लेना आपका उद्दीपक बहुत ढीला चल रहा है, यानी कि आपका अधिगम बहुत ढीला चल रहा है, आपके अंदर असंतोष की भावना है, आपके अंदर पुनरावृत्ति की कमी है। अगर मामला बहुत परफेक्ट चल रहा है तो आराम से चलते रहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से यहां से समझो ना भाई, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इतने उससे आप समझ ही नहीं पा रहे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे प्रभाव का नियम, जिसको संतोष असंतोष का है, ये मैं बोल रहा हूं ना बार बार घुमा फिरा के, यही दो चीजें आनी है, बस इन दोनों में बॉन्डिंग करवानी है। अगर बॉन्डिंग हो गई तो अधिगम हो गया। तो थॉर्नडाइक से क्वेश्चन कोई गलत करता ही नहीं, जिन्होंने एक बार सही कर दिया, ये भी गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगली अगर बात करें तो यहां पर आता तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में क्या है, इसको इन नामों से जाना जाता है। देखो तत्परता में क्या आता है? तैयारी, यहां पर लिखा हो तैयारी का नियम। दूसरा यहां पर लिखा हो प्रेरणा का नियम। तीसरा है मानसिक तैयारी का नियम। ये आप सब लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बातें हैं, ये सब अधिगम प्राप्त करने के लिए है। अब आप सोचो आप नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको तैयारी का नियम अपनाना पड़ेगा, आपको यहां पर प्रेरणा का नियम अपनाना पड़ेगा, आपको यहां पर मानसिक तैयारी का नियम अपनाना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम किसने दिया था? यानी कि हमारे थॉर्नडाइक ने दिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें थॉर्नडाइक का जो दूसरा, ये तो मैंने 3 बता दिए, सीखने का, इसके अलावा तत्परता का हो गया। अब हमारी चर्चा होती है किसमें? यानी थॉर्नडाइक के गौण नियम की, जिसको हम द्वितीयक बोलते हैं। तो इसमें भी इसने बहुत सारे अंदर नियम दिए। तो देखो अगर हम लोग गौण नियम, देखो अगर क्वेश्चन आता है गौण नियम किसने दिए, तो गौण नियम किसके? थॉर्नडाइक के 2 भागों में बांटे हैं। तो इसने इसमें कौन कौन से दिए? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा हमारे पास ये है, और पांचवा हमारे पास ये आता है। पहला इसने दिया है बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम क्या है? यानी कि निरंतर प्रैक्टिस करना, इसको बोलते हैं बहुक्रिया का नियम, कि आपको बहुत बार क्रिया करनी पड़ेगी। बहुत बार क्रिया का मतलब है कि आपको कम से कम जो मेरा टॉपिक है इसको 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा। और जब आप 10-10 बार पढ़ोगे तो ये कहता है कि आपका क्या होगी? आपकी बॉन्डिंग बहुत शानदार होगी, यानी कि आपका अनुबंधन बड़ा जबरदस्त होगा। और अगर आपका अनुबंधन जबरदस्त हो गया तो आप क्या प्राप्त करेंगे? यानी कि आपका जो लक्ष्य है उद्दीपक, आप इस उद्दीपक को प्राप्त करेंगे। तो पहला बहुक्रिया का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, और गौण नियम के अंतर्गत ये इसका आता है, और इसका मतलब होता है कि निरंतर प्रैक्टिस करना। दूसरा इसने दिया है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब है कि छोटी छोटी क्रिया करने से ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसी को बोलते हैं आंशिक। तो आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक टिक कीजिएगा, इसका मतलब होता है कि छोटी छोटी क्रिया करके आप अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रिया का मतलब होता है कि जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, आप जो है छोटी छोटी क्रिया क्या करेंगे भाई, रोज आप जो है टारगेट बनाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे आज ही, जो लोग बोलते नहीं रहते सर खत्म कर दो, 5वीं भी चला दो, तीसरी भी चला दो, दूसरी भी चला दो, अरे कहा कुछ भी नहीं होगा, खिचड़ी पक जाएगी। आराम से प्यार से चलने दो। छोटी छोटी जो अभी चल रहे हैं ना, आपको दूसरी यूनिट उसको अच्छे से कंप्लीट करो। कौन सी में दूसरी यूनिट आगे तक, 5वीं यूनिट शुरू हुई उसको कंप्लीट करो, फिर चौथी पे जाओ, टारगेट बनाइए इनको।
तो अधिगम इससे प्राप्त होता है, लक्ष्य इससे प्राप्त होगा आपको। अर्थात आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, बड़ा शानदार नियम, आप लोगों के लिए सटीक बैठता है। इसके अलावा अगला यहां पर दिया है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम है कि मन की वृत्ति सकारात्मक होने पर ही अधिगम बढ़ेगा। ये सटीक बैठ रही है आपके लिए सारी चीजें। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जो है नमस्कार कीजिए। मतलब मनोवृत्ति का नियम होता है कि अगर आप मन सकारात्मक रखेंगे तो आप अधिगम के बहुत करीब जाएंगे, जो अभी बताया नहीं था ऊपर संवेग वाला हमने। तो घबराइए मत, अपना मन सकारात्मक रखो, ये रखो कि भाई हम लोग जो है एग्जाम निकाल देंगे, तो बस काम हो जाएगा। सका बार बार अपने दिल से बोलो कि मैं पढ़ता रहूंगा, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, अधिगम आपको मिल जाएगा। अगला इसने कहा है फिर कि सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम ये उन लोगों के लिए बैठता है जो आप लोगों में से एलटी का पेपर पहले दे चुके हैं। जो एलटी का पेपर पहले दे चुके हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पूर्व ज्ञान है, आपको भली भांति परिचित है, अनुभव है आपके पास कि पहला पेपर मैं दे चुका हूं, कैसा आता है, क्या क्या आता है। आप जो नए हैं अभी लगे हुए, उनको पता ही नहीं है, उनको तो एक यही पता नहीं, वो यही सोच में पड़े कि क्या होता होगा एलटी में, कौन से क्वेश्चन आते होंगे। जो दे चुके हैं, यानी इसको बोलते हैं सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, जिनके पास पूर्व ज्ञान है, अर्थात पूर्व ज्ञान के माध्यम से अधिगम को प्राप्त करना। तो आपके पास, जिनके पास अनुभव है, अनुभव के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, आप जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम देकर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं बोलते नहीं है कि भाई जो अनुभव जिसके पास है, तो आपके नयों से एक तो कॉन्फिडेंस ही होता है, आप पहली बार पेपर देकर आए तो यही कॉन्फिडेंस बना रहता है अंदर बैठते। जो नए रहते हैं वो तो डरा पड़ा रहता है पहली बार अंदर बैठने। पहली बार एलटी का पेपर कितने लोग होंगे जो देख रहे होंगे, पहली बार दे रहे होंगे। वो लोग भी बैठे जो पहले दे चुके हैं, उनको पता है यार पिछली बार ये गलती हुई थी, इस बार ये गलती नहीं करूंगा। तो उनके अधिगम को प्राप्त करने के क्या होते हैं, ज्यादा चांस होते हैं। तो इसी को बोलते हैं सादृश्यता का नियम। फिर इन्होंने दिया है सहचार्यात्मकता का नियम, ये वाला सहचार्यात्मक का नियम, यानी बालकों को हमेशा संवेदनशील होकर पढ़ना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए सारे के सारे नियम बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अर्थात यहां पर यह कहा गया है कि यदि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तो आपको अपने लक्ष्य के लिए संवेदनशील रहना पड़ेगा, यानी कि सहचार्यात्मक जो है नियम को अपनाना पड़ेगा, तभी आप जो है इस लक्ष्य को या इस उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल जो है संवेदनशील है, आपको पता है आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई शादी है तो मुझे शादी में नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है आप संवेदनशील है, आप सहचार्यात्मक नियम में बंधे हुए हैं, आपको केवल और केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है, आपको बाहर घूमने नहीं जाना है, आपको इधर से उधर नहीं जाना है, तो ये आपका कहलाता है सहचार्यात्मकता का नियम। अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होना ही एक सहचार्यात्मकता का नियम होता है। और सादृश्यता का नियम होता है कि आपके पास पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उस आधार पर जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अधिगम को जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से थॉर्नडाइक ने जो अपने दो नियम दिए थे, दोनों के दोनों बड़े बेहतर है और क्वेश्चन यहां से हमेशा बनते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको बेहतर तरीके से पढ़े, और अगर आप एक बार समझ गए तो आप कभी गलती ही नहीं करोगे। थॉर्नडाइक क्या, आप अधिगम का कोई भी सिद्धांत है, आप अधिगम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, लेकिन एक बार इसको फील आत्मसात करना पड़ता है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे थॉर्नडाइक को, और मैंने अभी थॉर्नडाइक आपको बताए। तो अब एक तो पहले आपकी झलक क्या आ रही होगी कि जैसे आपको मैं थॉर्नडाइक बोल रहा हूं तो आपके दिमाग पर आ रहा हो कि अमेरिका का है। दूसरा आपका आ रहा होगा कौन सा, तो मैंने बताया था पशु, पहला पशु पर जो शोध करने वाला है, तो पशु मनोवैज्ञानिक पहला है। शिक्षा में पहली बार अधिगम लाने वाला, अर्थात पहला शिक्षा क्षेत्र में अधिगम को जो है शोध करने वाला पहला, इसे मनोवैज्ञानिक माना जाता है। और दूसरा ये व्यवहारवादी है, क्योंकि दो प्रकार के हमारे पास है, एक तो है संज्ञानवादी, ये है व्यवहारवादी। हाँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो है व्यवहारवादियों के सिद्धांत पर जा रहे हैं। तो व्यवहारवादियों के अगर हम सिद्धांत पर जाए तो आपके पास केवल ये चार सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये ही बड़े इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम आपके लिए इन्हीं चार सिद्धांतों से जो है काम बन जाता है। सबसे पहला है प्रत्यय और भूल का सिद्धांत, ये वाला। तो प्रत्यय और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा प्रत्यय और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। दूसरा शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ये जो है पॉवलोव ने दिया है। और तीसरा हमारे पास है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बी एफ स्किनर का है। और चौथा है पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सी एल हल का है। तो ये चार सिद्धांत है, और चारों के चारों सिद्धांत अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चारों सिद्धांतों को याद रखिएगा कि कौन सा किसने दिया है। आप लोगों को क्वेश्चन में भी मैं बार बार इनको पूछूंगा, ट्राई एंड एरर। हाँ जी, हाँ जी।
तो चलिए फिलहाल अब मैं यहां से अब थोड़ा सा सीरियस रहेगा, क्योंकि ये सिद्धांत को समझना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन टाइप के भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग नए हैं तो वो इन सिद्धांतों को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको एक प्रकार से जानवरों पर शोध करके जो है अधिगम प्राप्त करने के देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ते पर जो है शोध किया जाएगा, बिल्ली पर शोध किया जाएगा, इसके अलावा खरगोश पर शोध किया जाएगा, जो है छोटे मेमनों पर शोध किया जाएगा। तो इन सभी शोधों को करके जो है इन्होंने अधिगम को बताया कि अधिगम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जानेंगे कि आखिर में किस जो है हमारे मनोवैज्ञानिक ने किस पर जो है शोध किया है और फिर कैसे इन्होंने अधिगम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो जाएंगे। प्रत्न और भूल का सिद्धांत ये तो नॉर्मल सबको पता है, थॉर्नडाइक का है। शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पॉवलोव का है और क्रिया प्रस्तुत हमारा जो है बीएफ स्किनर का है। सबसे पहले चर्चा का विषय होने वाला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रत्न और भूल का सिद्धांत, या फिर ये आप बोल सकते हैं एसआर टाइप लर्निंग थ्योरी। सिंपल सा शब्द है एसआर टाइप लर्निंग थ्योरी, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनता है, तो इसलिए आप इसे एकदम दिमाग पर बैठा दीजिए कि एसआर टाइप जो लर्निंग थ्योरी है किसने दी है, ये हमारी दी है, यानी कि बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये दी है थॉर्नडाइक ने, या फिर इसको आप सीधा सीधा बोल सकते हैं प्रत्न और भूल का सिद्धांत। अब देखिए कैसे ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अगर हम अन्य नामों की बात करें तो आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ये सिद्धांत देखो थॉर्नडाइक ने दिया था, इस सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है। तो ये आपको 5 नाम याद रखने हैं, ये अलग अलग भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, मैं प्रॉपर समझाऊंगा अभी कि क्यों कैसे है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम जो है तरीके से समझते रहेंगे। और दूसरा हमारे पास आता है उद्दीपक का, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसी के नाम से जाना जाता है। प्रयास और भूल का सिद्धांत, तो क्यों इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है, क्यों जो है इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, और क्यों इसे संयोजनवादी का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमारे पास यानी कि किसने दिया है, ये दिया है हमारे पास थॉर्नडाइक ने। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, और जो पॉवलाव है इसने इन्होंने कुत्ते पर किया है, स्किनर ने हमारे पास चूहे पर किया है। ये आगे मैं समझाता रहूंगा, विस्तार से लाता रहूंगा, तो घबराइए मत। अब हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं प्रत्न और, इतना याद हो गया प्रत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है। अच्छा, अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है, नियम, ठीक है समझ गया, थॉर्नडाइक बोल रहे होंगे आप। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये एक चित्र है, और इसी चित्र के माध्यम से हल्का सा मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में क्या है ये सिद्धांत, अभ्यास और भूल का सिद्धांत। और अभ्यास और जो भूल का सिद्धांत है, ये एक प्रकार से जो है बिल्ली पर दिया गया है, अर्थात बिल्ली पर जो है पूरा परीक्षण करके थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अब देखो कैसे है थॉर्नडाइक का सिद्धांत और कैसे अधिगम को प्राप्त करता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को ली और उस बिल्ली को क्या कर दिया थॉर्नडाइक ने जो है एक पिंजरे में एक तरह से बंद कर दी। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक प्रकार का मैंने लिखा है समस्या बॉक्स, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार ये क्या है, एक समस्या बॉक्स है, यानी कि समस्या है क्योंकि ये बिल्ली इसके अंदर बंद है। फिर थॉर्नडाइक देखो कैसे, देखो कुल मिलाकर अधिगम की कैसे प्राप्त किया जाता है, भाई ये अधिगम प्राप्त करना चाह रहा है कि सीखना कैसे सीखा जाता है, तो ये बिल्ली पर जो है इसको क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली पर याद रखेगा, और थॉर्नडाइक ने एक बढ़िया सा बॉक्स ले रखा, बॉक्स में बिल्ली को बंद कर रखी है, और इस बिल्ली को अब आप क्या कह सकते हैं, अब रूल वही काम करेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली को आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, तो इस बिल्ली को आप बोल सकते हैं यहां पर क्या, अनुक्रिया। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, अनुक्रिया है। तो बिल्ली हो गई हमारे पास अनुक्रिया, और इधर जो आपको दिख रहा है मांस, ये मांस क्या है, ये बिल्ली का एक तरह से लक्ष्य है। और मैंने आपको बताया लक्ष्य क्या होता है हमेशा, तो लक्ष्य होता है हमेशा उद्दीपक। तो ये है एक प्रकार का उद्दीपक। भाई ये व्यवहारवादी है थॉर्नडाइक, तो व्यवहारवादी है तो 2 चीजें लाएगा, अनुक्रिया लाएगा, उद्दीपक लाएगा, और इसको करवानी है बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्डिंग होगी कैसे, तो बॉन्डिंग के लिए इस प्रोसेस को देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखो कैसे होगा, ये क्या कहता है कि मैंने बिल्ली को बंद कर दिया है, क्योंकि भाई व्यवहारवादी कहते हैं कि एकदम से अधिगम प्राप्त नहीं किया जाता है, अधिगम जो है धीरे 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 प्राप्त होता है, कहते हैं कि नहीं व्यवहारवादी, बिल्कुल कहते हैं। तो कैसे धीरे धीरे प्राप्त होगा, देखो इसने क्या कर दिया कि यहां पर जो है इसको बढ़िया सा बंद कर दिया। ये एक प्रकार का दरवाजा है जो यहां पर आपको दिख रहा है, और इस दरवाजे में बिल्ली बंद है, लेकिन इस दरवाजे की जो कुंडी है खोलने की वो अंदर ही रख रखी है, अगर बिल्ली इस पर पैर मारती है तो ये दरवाजा खुल सकता है। लेकिन अब आपको पता है
कि भाई जो ये प्रोसेस है इसके अनुसार ये कहता है कि भाई अधिगम एकदम से प्राप्त नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो ये क्या कहता है कि बिल्ली क्या करेगी, जो ये आपको ग्रिल दिख रही ना ये वाली, थॉर्नडाइक के अनुसार ये यहां पर लगी हुई है ग्रिलें ये वाली। अब थॉर्नडाइक कहता है कि बिल्ली पहले क्या करती है, इन ग्रिलों पर मारती है, इन पर बार बार जो है, क्योंकि भाई इसको क्या है, खुशबू आ रही है। यहाँ पर जो है मांस, मांस में क्या है, मछली रखी है, मरी हुई मछली है, बिल्कुल बढ़िया बना के रखी है यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि इसको जो है यहाँ पर मछली इसका टारगेट है, बिल्ली खाएगी, लेकिन क्या है यहाँ पर बंद है, इस पर मारेगी, ये ग्रिलों पर मारती रहेगी मारती रहेगी। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस नहीं, प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक प्रोसेस है। अब ऐसा जब प्रोसेस होगा तो, क्योंकि बिल्ली को पता नहीं है भाई, अगर तभी तो कहते हैं व्यवहारवादी कि जो है क्या कहते हैं, अधिगम को धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। अगर बिल्ली को पता होता कि यहाँ पर क्या है, ये कुंडी रखी, मैं इस कुंडी में मारूंगी और बाहर जाकर इसको खा जाऊंगी, तो ये तो प्रोसेस एकदम हो गया, बिल्ली को अंदर बंद किया, उसने ठक कुंडी मारी, बाहर आई, खा गई मच्छी। ये नहीं हो सकता है। लेकिन व्यवहारवादी कहेंगे आराम से होगा। आराम से कैसे होगा भाई, बिल्ली पहले क्या करेगी, छटपटाएगी, इधर मारेगी उधर मारेगी, पंजे यहां मारेगी, ये इसका प्रयास चलते चलते एकदम से अचानक से क्या होगा, बिल्ली को पता ही नहीं होगा, वो कहां मार देगी, कुंडी पे। जैसे बिल्ली ने यहां पर पंजा मारा, ये दरवाजा खुल गया। अब बिल्ली यहां से क्या होगी, बाहर आएगी। तो ये कह रहा है कि जो ये अनुक्रिया हो रही है, अर्थात जो यहां पर बिल्ली की क्रिया हो रही है, और ये क्रिया जितनी मजबूत होगी और उतने आधार पर क्या होगा, फिर ये उद्दीपक तक पहुंचेगी, और लास्ट में जैसे ये प्राप्त हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। तो इसने अधिगम को इस तरह से प्राप्त करवाया है कि ऐसे अधिगम आपका होगा। अर्थात थॉर्नडाइक के अनुसार इसने बिल्ली पर किया है अपना शोध, इसने बिल्ली पर अपना सिद्धांत दिया है, और कैसे अधिगम को प्राप्त करना था, तो इसने ये प्रोसेस बताया है कि एक बिल्ली अंदर बंद की गई है, उसके बिल्ली क्या है, तो बिल्ली इसमें से अनुक्रिया है, और यहाँ पर जो है मांस रखा, ये उद्दीपक है। इसको प्राप्त करने के लिए बिल्ली जो निरंतर एक्टिविटी करती है कि कैसे प्राप्त करूं, ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस के बीच का जो ये चीज हो रही है, और यहाँ पर इनके बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर बॉन्डिंग यानी अनुबंधन हो जाएगा, और अधिगम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया। अब यहां पर मैंने थॉर्नडाइक के क्या दिए हैं कि इनके चरण है। थॉर्नडाइक कहता है कि अधिगम को प्राप्त करने के चरण है। सबसे पहले एक चरण क्या है, यानी कि चालक। चालक क्या है, यहाँ पर भूख है जो प्राणी को चलाता है। तो थॉर्नडाइक कहता है कि सबसे पहले होगा चालक, यानी कि कैसे अधिगम को प्राप्त करना है। तो चालक के लिए क्या होगा, जैसे बिल्ली थी, बिल्ली के अंदर जिसने भूख पैदा की है, यानी वो खुशबू, अर्थात तो पहले क्या होगा, चालक आएगा, भूख पैदा करेगा। फिर ये कहता है दूसरा होगा उसके सामने लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, मृत मछली, जो एक प्रकार का क्या है, भोजन। तो दूसरा इसके पास चरण होगा ये वाला। फिर तीसरा चरण आएगा इसके पास क्या, अवरोध। अवरोध क्या है, लोहे की जो वहां पर मैंने आपको सलाखें देखी, अर्थात बिल्ली बाहर नहीं आ रही है। भाई पहला क्या उत्पन्न हुआ, ये चरण है, पहले उत्पन्न होगी भूख। भूख उत्पन्न होगी काहे के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, मृत मछली के लिए। लेकिन बीच में क्या आएगा, अवरोध। अवरोध के बाद क्या आएगी, अनियमित अनुक्रिया, यानी जो वो लोहे के सलाखों में पंजे मार रही होगी। यही तो है जिसको हम लोग बोलते हैं निरंतर क्या करनी है, आपको अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी है। फिर आपका क्या होगा, यानी कि संयोजन वश सफलता। तो ये क्या करे, ये एकदम से नहीं होगी, यानी कि इनको मालूम नहीं है, संयोजन वंश होगी। अर्थात बिल्ली का अचानक पैर कुंडी पर पड़ेगा और ये खुल जाएगा। और लास्ट ये बोलते हैं दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण का मतलब होता है दरवाजे को खोलकर सीखना। अर्थात अब उसने उसको खोला और सीख गई। अब इनका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया और अधिगम हो गया। तो ये प्रोसेस था पूरा की पूरा। अर्थात इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि इनके बीच क्या हो गया, अनुबंधन होगा, और इस तरह से थॉर्नडाइक के अनुसार ये लक्ष्य की जो है प्राप्ति होगी। अब थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या है, अब इसने कहा है कि अधिगम है क्या। तो अधिगम में इसने कहा कि प्रयास और भूल, मैंने कहा था ना वहां पर सिद्ध, अब आपको याद आ रहा होगा कि भूल का और प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने कहा कि अधिगम क्या है, प्रयास और भूल अधिगम में समाहित है। तो ये दोनों चीजें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रयास और भूल का सिद्धांत बोलते हैं। फिर कहता है थॉर्नडाइक की अधिगम जो है क्या है, अनुबंधन का परिणाम है, इसलिए बोलते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी। भाई इसने कहा ना कि भाई कैसे होगा, इधर हमारे पास जो है अनुक्रिया है, इधर हमारे पास जो है उद्दीपक है, जब इनके बीच बॉन्डिंग होगी, अनुबंधन होगा, तब हमारे पास अधिगम होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। फिर ये कहता है कि अधिगम में समय लगता है। मैंने कहा ना कि अधिगम में समय लगता है, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर का सिद्धांत। तो उत्तरोत्तर का सिद्धांत भी इसी के सिद्धांत को कहा जाता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है, संज्ञानवादी कौन है,
कौन? जो मैंने अभी आपको बताया था कि संज्ञान यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो हमारे अलग है। ये व्यवहारवादी और संज्ञानवादी है। ये कहता है कि भाई अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं है। अगर बिल्ली को पता होता, ज्ञान होता बिल्ली को कि यहाँ कुंडी रखी है, इसमें टक मारूं मैं बाहर जाऊं और खा जाऊं मच्छी, तो ये कहता है कि अधिगम कभी भी संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। अर्थात आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये कह रहा है कि आपको एकदम से ये पता नहीं है, कि आपको पता थोड़ी है कि जो आपका एलटी का पेपर होगा उसमें ये 100 क्वेश्चन होंगे या ये 50 क्वेश्चन होंगे। नहीं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपका निरंतर प्रोसेस उसकी तैयारी के लिए चल रहा है। और जो ये आपका प्रोसेस चल रहा है, यही आपका क्या है, जो इनका व्यवहारवादी है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका एलटी के पेपर में 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप इतना बड़ा जो है उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, इतना निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है, बल्कि प्रत्यक्ष यानी अभ्यास या फिर अनुबंधन पर आधारित है। तो ये थॉर्नडाई के आधार पर है कि कैसे अधिगम को प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बाकी इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग सीधा बढ़ेंगे यानी कि पावलोव के सिद्धांत पर, जिसको हम लोग जो है अनुकूलित या फिर अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। क्या वह आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कहीं मेरी मेहनत खराब तो नहीं हो गई? साउंड आ रही है आप लोगों को मेरी? सर कल किस क्लास के? हाँ, पीडीएफ मैंने डाल दी है कल की आप लोगों के बीच, आप चेक कर लेना, पीडीएफ आपके बीच अपलोड हो गई। समझ गए सर? तो एक बार जरा पढ़ लेना अच्छे से, और आपको बहुत बेहतर से समझ आ जाएगा। आप यहां से क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं करोगे। आ रही है? तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही है। उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब सुभाष सर वहां से दूसरी जगह से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई क्लास छोड़ दी कि नहीं छोड़ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इससे आप लोगों को भी बहुत एक सीख मिलती है। और सर आप तो कह रहे थे 7 बजे, अरे भाई 7 बजे तो मैं कह रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो रोक दिया मुझे। अब ऐसे चलने दो, अब इस बात को आगे मत बढ़ाओ, जो चल रहा है सब अच्छा है सर जी। अच्छा भाई, एक आपके लिए बीच और सूचना रखना चाह रहा था कि जो केवल और केवल पेडागोजी का कोर्स चाहता है, तो हम लोगों ने अलग से पेडागोजी का कोर्स भी बना दिया है। और आप लोगों के जो यार दोस्त है, जिन लोगों को लगता है कि उनकी जीप वगैरह बहुत अच्छी है और केवल पेडागोजी चाहते हैं, तो आप उनको जो है सूचना एक बार भेज दीजिएगा। तो हमारी वहां पर उसका कोर्स भी लॉन्च हो गया है, तो वो केवल पेडागोजी का कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम हमने फीस भी रखी है। भाई हम लोग आपके लिए मेहनत इतने करते हैं, उस हिसाब से हम लोग आपकी फीस बहुत कम रखते हैं। और इसके अलावा एक हमने दूसरा भी कोर्स लॉन्च किया है, यानी कि सैटरडे को संडे को उत्तराखंड की क्लास चलाया करो। हाँ भाई, उत्तराखंड की क्लास चलाएंगे, आप टेंशन मत लो। 5 बजे से क्लास सही है सर? हाँ 5 से रखूंगा भाई सर, प्लीज साइंस की क्लास भी करा दो। तो चलिए भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपको। अच्छा, कल सभी लोग जो है अपने मत का प्रयोग करें और वोट दीजिए कल बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर आगे मिलेंगे। कल आप लोगों का अवकाश रहेगा। देखिए कल आपकी कोई क्लासें नहीं चलेगी, इसलिए क्योंकि कल कोई भी सर यहाँ पर नहीं होंगे, सब लोग जो है वोट देने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से मुलाकात होगी शनिवार को। शनिवार को आप लोगों के लिए धमाकेदार अंदाज में एक पेपर होगा, एसएसटी इकोनॉमिक्स भी। हाँ, एसएसटी इकोनॉमिक्स भी चला देंगे भाई, अलग से ठंड रखो आप। तो चलिए भाई, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट उसमें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ ठीक है, अगर आपको उत्तराखंड पढ़ना होगा तो 7 बजे जुड़ जाना, मैं 7 बजे आपकी उत्तराखंड पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज 7 बजे जुड़ जाना, 7 बजे मैं उत्तराखंड पढ़ा दूंगा आज।